आप देख रहे हैं फैसला 2018 न्यूज 18। सबसे पहले आप तक सटीक और सबसे तेज रुझान और उसके बाद नतीजे आप तक पहुंचाएगा जो रिवायत जिलानी न्यूज 18 उर्दू की रही है। बिल्कुल, सबसे पहले और सीधे नतायज आप तक पहुंचेंगे, चाहे वो रुझान हो या नतीजे। कोशिश हमारी लगातार कई साल से यही रही है। तो इस बार भी हम चप्पे चप्पे की खबर लेंगे, कहां किसकी सरकार बनेगी पहले बताएंगे आपको। और इस बीच हमारे साथ सीनियर सहाफी, सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राकेश कपूर जी, न्यूज 18 उर्दू में आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। राकेश कपूर जी, नतीजे आने वाले हैं, पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई और अब से कुछ देर बाद ही रुझानात और उसके बाद नतीजे आएंगे। सबसे पहले राकेश कपूर जी, अगर हम बात करें एग्जिट पोल सर्वे की, किस तरह से आप देखते हैं, कितना जो एग्जिट पोल्स जो सर्वे आए हैं उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए जनाब, एग्जिट पोल पर मेरा तो भरोसा नहीं है। अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं जी जी। चूंकि सवाल यह है कि एग्जिट पोल जो करने वाले लोग हैं उनके जहन में क्या चीजें रहती हैं, और ये जो माहौल है हिंदुस्तान का, जो सियासी माहौल आजकल चल रहा है, उसमें क्या है, लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है कि डर का माहौल ना हो, भय ना हो। डर नहीं होना चाहिए। डर के माहौल में जो भी काम करोगे वो गलत होगा। ये बात है। एग्जिट पोल वाले अपने आप को एकदम जो है वो पाक साफ समझते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरा कोई यकीन नहीं है, क्योंकि ये एग्जिट पोल कभी भी किसी भी चुनाव में सही नहीं उतरे हैं। ये हमेशा बिल्कुल एक तरफा रहते हैं, और लेकिन इसके बावजूद ये दावा करते हैं कि उनकी बातें सही हैं। तो लेकिन इन चुनाव में जो एग्जिट पोल आए हैं, डर के माहौल के बावजूद आए हैं। बिल्कुल जी, और वो कांग्रेस के हक में जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल, ये है मेरा तो नुक्ता है। जी राकेश कपूर जी, जिस तरह से 2018 का इलेक्शन और 2014 की जो लहर है, इन दोनों के बीच क्या फर्क आपको महसूस हुआ इन इंतखाबात में, इन इलेक्शन में? देखिए, इन इलेक्शन में अगर आप गौर से देखें, अगर कोई आदमी, कोई जो सहाफी या कोई पत्रकार जी, अगर उसने दौरा किया है और डिस्पैशनेटली, बेनियाजी के साथ वो अगर कुछ कहना चाहता है, तो ये कहेगा कि ये चुनाव इन 5 राज्यों में जो हुए हैं, मैं तेलंगाना में नहीं गया, उसका मुझे इतने बारे में उस बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं है जी। बाकी मिजोरम भी नहीं गया हूँ। बाकी जो तीनों जो उत्तर भारत के राज्य समझे जाते हैं, इनमें एक जो था वो क्लियर कट, जिसे बोलते हैं ना जी, करंट नहीं, क्लियर कट करंट नहीं, क्लियर कट लोगों की आंधी थी, जो सरकार बदलना चाहती थी, जो बदलाव चाहती थी। और ये बदलाव जो था, उसके बदलाव लाने के कई कारण थे। खाली एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर नहीं होता है बहुत ज्यादा जी। एंटी जो अभी लोग डर डर के कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जी, कहीं 15 साल की, कहीं 2 जगह 15 साल की, एक जगह 5 साल की, ऐसा नहीं है। लोग तंग आ चुके थे। आप देखिए ना, जाइए, लोग क्या बात करते हैं। लोग बात करते हैं अपने जो है उन मसाइल की जो जिनसे वो जूझते हैं रोज, उनकी तरफ ध्यान न दे करके, और आप बात करते हैं, ये सरकारें बात करती रहीं, मतलब किस्सा है जमीन का और बात होती रही आसमान की। ये दिक्कत रही, इसलिए ये बदलाव की आंधी है। आप इंतजार करें 9 बजे तक। जी राकेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जमीन की बात छोड़कर आसमान की बातें करते रहे, तो आप जो बदलाव की बातें कर रहे हैं 15 साल एंटी इनकम्बेंसी के अलावा, क्या 2014 के बाद जो तब्दीलियां आई हैं पूरे मुल्क में, उसका असर भी 2018 पर पड़ा है? लोगों ने 2014 के बाद की तब्दीलियों को महसूस करके ये फैसला किया होगा। जाहिर तौर पर ये चुनाव का फैसला जो है जी, वो खाली जो है सूबे की सरकारें हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये केंद्र की सरकार के खिलाफ भी लोगों में जो है वो जज्बा है। इस बात को बीजेपी वाले ध्यान नहीं रख रहे हैं, और अभी वो एक तरफा जाने की कोशिश में है। ऐसा नहीं है, ज़मीनी हालात बदल चुके हैं।
आप जाइए तो सही, किसी कस्बे में जाइए, किसी गांव में जाइए, आपको पता लग जाएगा असलियत का। वो लोग नहीं कहते जी, वो अलग बात है, लेकिन असलियत ये है कि लोगों के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है जी। लोगों में इतना, उनके जज्बात जो हैं वो इतने हर्ट हुए हैं जी बिल्कुल, कुछ मामलों को लेकर के कि उनका गुस्सा अब ईवीएम में निकलने जा रहा है। बिल्कुल, एक तो पुराना गुस्सा, फिर 2014 के बाद की जो तब्दीलियां हैं उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है आवाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कपूर जी। हमारे साथ अरबाज, हमारे नुमाइंदे अशोक गहलोत के घर के बाहर खड़े, आइए उनसे बात करते हैं। अरबाज, किस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है? तकरीबन 7:30 हो चुके हैं, तैयारी पूरी तरह से है, क्या मंजर पेश कर रहा है? को मिला और जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ने जब अनाउंसमेंट किया राजस्थान में इलेक्शन का, उसके बाद से लेकर के अब तक जितनी एक्सरसाइज हुई है उस तमाम एक्सरसाइज का रिजल्ट अगले आधे घंटे में आना है। कल की पूरी रात एक तरीके से तमाम जो सियासी लोग हैं राजस्थान के वो काली रही है, किसी को भी नींद नहीं आई है। बात करें सीएम वसुंधरा राजे की तो वो अभी अल सुबह ही यहाँ से राजधानी जयपुर में ठीक इस बंगले के सामने से अभी बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी के लिए रवाना हुई हैं। सचिन पायलट अभी जयपुर में पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में पहुंचेंगे। बाकायदा अशोक गहलोत जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, वो रात को दिल्ली से 10 बजे जयपुर पहुंचे हैं, यहाँ अपने बंगले में पहुंचे हैं और बड़े इत्मीनान से सुबह उठ करके उन्होंने तमाम अखबारों को खंगाला है और तैयारियों में बैठ गए हैं 8 बजने की, क्योंकि 8 बजते ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। जो 199 सीट्स के ऊपर जो तकदीर का फैसला अगर देखा जाए तमाम उन कैंडिडेट्स का जो कि बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, इंडिपेंडेंट हैं और दूसरी पार्टी से हैं, उन तमाम लोगों की जो तकदीर का फैसला है वो उस रिजल्ट के अंदर कैद है जो कि अब बाहर आना शुरू हो जाएगा। राजस्थान के अंदर जो सूरत हाल रहा है पिछले, अगर बात की जाए कि तमाम चुनावों के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं वो वक्त वक्त पर अपनी जो पावर को है चेंज करती रही हैं। अगर देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस के हाथ में यहाँ पर पावर आता जाता रहा है। पिछली बार कांग्रेस के हाथ में जो है अगर देखा जाए तो यहाँ की सत्ता थी और जो 2013 का चुनाव था उसमें बहुत ही बड़े बदलाव के रूप में यहाँ पर बीजेपी ने गेम को चेंज किया और 163 सीटों के साथ में दमदार वापसी की थी। पिछले 5 साल जिस तरह के हालात रहे उसके बाद में कांग्रेस ने बहुत ही मजबूती से कैंपेनिंग की, तैयारी की। जो तमाम वहां के सुपरस्टार प्रचारक थे कांग्रेस के, बीजेपी के, तमाम लोग यहाँ पे थे। कांग्रेस अब वापसी का दावा कर रही है, जो कि एग्जैक्ट पोल है राजस्थान के, वो कह चुके हैं साफ तौर पर कि बहुत मजबूती से उभर करके अगर हिंदुस्तान में कहीं कांग्रेस वापसी कर रही है तो वो राजस्थान है। राजस्थान की जमीन से कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो घड़ी का काटा है वो नतीजों को सामने लाने के लिए बहुत नजदीक आता जा रहा है। जैसे ही धड़कनें भी तेज हो रही है राजस्थान की आवाम की, या फिर वो नुमाइंदे जिनको लग रहा है कि 5 साल का एक वक्फा, जैसा कि वहां की आवाम एक एक करके मौका देती आई है दोनों पार्टियों को, तो ऐसे में वो कौन से मुद्दे थे अरबाज जो दोनों पार्टियों की तरफ से आवाम के सामने रखे गए थे और क्या फर्क है दोनों के मंशूर में, मैनिफेस्टो में इस बार? देखिए राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए, जिस तरह का मैंने पिछला जो अगर ट्रेंड देखा है 2008 के चुनाव में भी देखा था, 2013 के चुनाव में भी देखा था कि बहुत मजबूत मैनिफेस्टो रखा जाता है। विपक्षी जो पार्टी होती है, जो सत्ता में नहीं होती है, वो स्ट्रगल कर रही होती है। ऐसा ही कांग्रेस की तरफ से किया गया, काफी स्ट्रांग जो है यहाँ पर घोषणा पत्र तैयार किया गया। उसमें कोशिश ये की गई है कि राजस्थान के जितने भी लोग हैं उनकी परेशानियों को दूर करो। जो सबसे स्ट्रांग उनका पॉइंट था वो था 10 दिन के अंदर जो किसानों की जो कर्जे की माफी का जो उन्होंने ऐलान किया, उससे काफी कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा और बीजेपी ने दावा किया था कि उसने भी कोशिशें की है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में दूसरी चीजें थी जिसके अंदर राजस्थान के अंदर स्किल डेवलपमेंट और दूसरी चीजों को लेकर के रोजगार बढ़ावे की कोशिश या इस तरह की चीजों को सामने रखा गया। जबकि कांग्रेस का कहना था कि राजस्थान में एक ओवरऑल, जैसे कि पैरेलल एक बजट निकाला जाता है, उसके बराबर का ही एक यहाँ पर मैनिफेस्टो निकाला गया था। जी, हमारे साथ अरुण सावंत जी है काफी देर से। जान लेते हैं कि सर, जिस तरह से 10 साल का लेखा जोखा आपने पिछले 10 साल सरकार चलाई और 5 साल के वहां के जिस तरह के हालात रहे राजस्थान के, दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो एक तो आप पर सवाल काफी लगते रहे। राहुल गांधी ने निशाना बराबर लगाया कि राजस्थान में जिस मुद्दों पर, जिस बातों पर सरकार बीजेपी ने बनाई थी वहां फेल रही और 10 साल में जो पुराना हिसाब कांग्रेस का रहा, वो जो नीतियां मनमोहन सिंह की थी उसी को कॉपी की गई, इस तरह के इल्जामात लगे हैं। तो क्या दोनों में अंतर आपको नजर आता है 5 साल और ये पिछले आपके 10 साल में?
सावंत जी। जी बिल्कुल सही। पिछले 5 साल का अगर आप देखा जाए राजस्थान के कामकाज का नतीजा, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे झूठे वादों के अलावा कुछ भी काम किया नहीं। उसी जगह पे अगर 10 साल का अगर कांग्रेस का काम देखा जाए तो कांग्रेस ने वहां पर विकास के काम बहुत अच्छे किए। किसानों के लिए वहां पर बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने लाई थी। मनमोहन सिंह की सरकार होते जब थी तभी कांग्रेस ने राजस्थान के लिए काफी पैकेज वहां पर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद वहां पे जो भी कांग्रेस की योजनाएं थी उसको रोक लग गई। डेवलपमेंट के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी की पूरी फेल हो गई। बस सिर्फ लूट मार के अलावा राजस्थान की सरकार ने दूसरा और कोई विकास का काम वहां पर किया नहीं, ऐसा मेरा पूरा आरोप है। जी जी अरबाज, जिस तरह से सावंत जी कह रहे हैं कि 5 साल और 10 साल का जो हिसाब रहा एक तरह से वो फेलियर रही बीजेपी, लेकिन इस बार अगर हम बात करें मुद्दों के अलावा जिस तरह की बातचीत हुई है राजस्थान में, पायलट और गहलोत मिलकर क्या कांग्रेस का प्लेन उड़ा पाएंगे राजस्थान में इस बार? अरबाज, से वादे किए गए थे, जो चीजें कही गई थी वो ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं बड़े तरीके से मिसिंग रहा। वो पूरा जो अगर बात कही जाए, सरकार की तरफ से 15 लाख नौकरियों की बात कही गई थी, सरकार की ओर से कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन मुद्दे जो राजस्थान में कहे गए थे उससे कहीं और उलझ गए। राजस्थान में दूसरी तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिली, जिसमें कई जो खान के मामले सामने आए, पब्लिक से जुड़े, जो अगर देखा जाए बजरी का एक बड़ा मामला था जिसमें माइनिंग पर रोक लगी, उससे काफी इंपैक्ट पड़ा। और दूसरी चीजें थी जो किसानों की जो बुनियादी मांगे थी उसे लेकर के जब नतीजे सामने नहीं आए तो इसे बहुत अच्छे तरीके से टेक ओवर किया जो गहलोत हैं और पायलट हैं, उन दोनों की टीम ने मिलकर के दोनों तरफ से वार किया। एक मजबूत जो है ग्राउंड पर उन्होंने देखा जाए कई जगह एजिटेशन किए, लोगों को साथ में लिया, किसानों को साथ में लिया, उन तमाम लोगों को जो कि एड्रेस करने लायक थे, और खासतौर पर जो राजस्थान का अनएम्प्लॉयड जो यूथ था उसे अपने साथ में लिया, उसका काफी फर्क पड़ा। जी, यानी किसान और नौजवान एक तरह से खिलाफ रहे बीजेपी के। जी बिल्कुल। तो क्या लहर नाम की कोई चीज है? 2014 में जिस तरह से लहर चली थी, क्या इस तरह की कोई चेहरे की लहर नजर नहीं आई वहां पर? देखिए, इस बार जो राजस्थान में लहर वाला मसला अगर बात की जाए तो 2013 में एक बहुत मजबूत लहर थी, क्योंकि राजस्थान की जो सियासी कैंपेनिंग थी उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली, जो स्टार प्रचारक थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आए। जो फील्ड के अंदर थे उन्हें भीड़ जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। जो राजस्थान के अंदर अगर बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे उनमें अमित शाह और पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं वो शामिल थे। उनकी जितनी भी रैलियां यहां पर हुई उसमें वो 2013 वाली बात कहीं ना कहीं नहीं थी, वो जो लहर थी वो कहीं ना कहीं हुई। हालांकि इस बात में एक ये चीज भी नोट करने लायक कि कांग्रेस भी अभी उस तरह की लहर पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन पब्लिक के पास जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की चीजें थी, जो नाराजगी थी, उसमें जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था वो बनने की कोशिश यहां पर कांग्रेस ने की और कहीं ना कहीं उस चीज में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अगर देखने वाली बात यह होगी क्योंकि राजस्थान के अंदर क्योंकि 163 सीट के साथ जिस तरह की वापसी सत्ता के अंदर बीजेपी ने की थी 2013 में, अगर 2018 में कांग्रेस वैसी ही वापसी करती है तो शायद एक लहर पैदा होती हुई नजर आती है। लेकिन अभी जो हमें हालात नजर आते दिखने में अगर देखे जाएं, जो राजस्थान के 110 से 125 के बीच सीटों के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, कांग्रेस ने एक बड़ा जो अभी अपडेट हमें मिला है उसमें अगर देखा जाए जिस तरह का जो विधायक दल की बैठक होनी है, सारी चीजें होनी है, तो आपस में नेताओं में कोई फजीयत नहीं हो, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी चीज जो कांग्रेस की तरफ से है, सीएम का फेस अनाउंस नहीं किया गया है कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम होंगे कि अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम होंगे। इसके लिए जो कर्नाटक से एक यहाँ पर भेजे गए हैं जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे पूरी सिचुएशन को, जो सीएम के लिए जो तमाम जो विधायक दल है उनकी बैठक करेंगे, वो अभी दिल्ली से जयपुर पहुंच रहे हैं बाकायदा। और जयपुर पहुंचने के बाद में नताइज से पहले अगर देखा जाए तो ताज की तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि जो मुखिया होगा राजस्थान का, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर राजस्थान में मामला नहीं है कि जो नुकसान पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंतजार हर तरफ है और पार्टियों के साथ साथ आवाम को भी इंतजार है जो उन्होंने फैसला किया और वो फैसला अब से कुछ देर में मतलब 20 मिनट और रह गए, गिनती शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद रुझानात और नताइज आने लगेंगे। हमारे साथ राकेश कपूर जी आपके पास आएंगे। अरबाज ने एक इशू उठाया, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर मध्य प्रदेश से आ रही जहां के ग्वालियर से कांग्रेस उम्मीदवार मुन्ना लाल ने न्यूज 18 से बातचीत की है। क्या कुछ उनका नतीजों से पहले कहना है, सुनिए। नतीजों से पहले उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें तेज हैं और मतगणना शुरू होने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है। हम इस वक्त ग्वालियर के प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं और इस वक्त कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुन्ना लाल गोयल, कांग्रेस के जो ग्वालियर पूर्व से विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उन्होंने पूजा अर्चना की है। हम उनसे बात करेंगे अभी हाल। क्या लगता है कि आज भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा? देखिए, दाव तो भाई धड़कने तेज है और हमारा बीबी तेज है। सामान्य दिनचर्या आप जीते हैं। जहाँ तक सवाल आशीर्वाद का है तो दो ही आशीर्वाद जिंदगी में जरूरी है। पहला आशीर्वाद जनता का और दूसरा आशीर्वाद ईश्वर का। तो आज भोलेनाथ के मंदिर में मैं आया हूँ, निर्वाचन में जा रहा हूँ। जनता के आशीर्वाद के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी जरूरी है। तो भोले बाबा के मंदिर में भी आशीर्वाद दे रहा हूँ कि हे ईश्वर, इस युद्ध में आशीर्वाद आप प्रदान करें। क्या लग रहा है आपका कि आज जो नतीजे सामने आएंगे तो किस तरीके के होंगे, आपके पक्ष में होंगे? अगर होंगे तो फिर कितनी बड़ी जीत आपको अपनी उम्मीद कर रहे हैं? जिंदगी में आदमी विश्वास से जीता है और मुझे विश्वास है क्षेत्रीय जनता पर, मुझे विश्वास है भोले बाबा पर कि परिणाम जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल होंगे। पिछली बार हमने देखा था कि आप बहुत कम अंतर से आपकी हार हुई थी। माया सिंह जी आपके खिलाफ में थी, उनकी जीत हुई। लास्ट मोमेंट में नतीजे आपके अनुरूप नहीं आए थे। इस बार क्या लगता है कि ये जो फासला है वो उतना ज़्यादा होगा या आपको लगता है कि लड़ाई उतनी ही कांटे की रहेगी? चुनाव में पिछली बार जीता था, जनता ने जिताया था, शासन प्रशासन ने हराया, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो नौबत आएगी नहीं। जनता के आशीर्वाद और ईश्वर के आशीर्वाद से लड़ाई इतनी लंबी होगी कि बेईमानी करने वाले हाथ छोटे पड़ जाएगी। कितनी जीत हो रही है आपको? अब ये सब शाम को तय हो जाएगा। तय हो जाएगा। तो ये है मुन्ना लाल गोयल, जिनका कहना है कि जो वक्त जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे जो नतीजे हैं वो सामने आते जाएंगे और उन्हें पूरा भरोसा है कि नतीजे उनके ही पक्ष में होंगे। अब देखना ये है कि आखिरकार उनका भरोसा कितना कायम रहता है। कैमरामैन खिलान के साथ तरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 ग्वालियर। तो हर उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर, अपनी कामयाबी को लेकर एक तरह से पुरउम्मीद नजर आ रहा है, लेकिन अवाम ने क्या कुछ फैसला किया है, अवाम ने क्या कुछ सोचा है, वो फैसला अब से कुछ देर बाद एक तरह से काउंटिंग शुरू होगी, गिनती शुरू होगी और अवाम का फैसला आना शुरू होगा। राकेश कपूर जी हमारे साथ सीनियर सहाफी हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। सीनियर राकेश कपूर जी, अभी अरबाज हमारे नुमाइंदे जयपुर से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि एक जो फैक्टर चुनाव में है वो ये भी है कि भाई बीजेपी का सीएम का चेहरा सबके सामने है, लेकिन कांग्रेस का कोई सीएम कैंडिडेट या चेहरा नहीं है। ये कितना बड़ा फैक्टर होता है राकेश कपूर जी कि कांग्रेस का कोई सीएम कैंडिडेट या चेहरा नहीं है और दूसरी पार्टी का है? इसे कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं चुनाव में? सुनिए जनाबे वाला, ये जो है वो विरोधी पक्ष जो है वो अपने सामने वाले को हल्का करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं जी। और एक ये मुझे आश्चर्य होता है, मुझे अचंभा होता है कि लोग व्हाट इज द डेमोक्रेसी, ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हम प्रधानमंत्री पहले से तय कर दें? नहीं। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह साहब, उनसे बड़ा किसान नेता तो अभी तक नहीं हुआ है। जब वो अपनी पब्लिक मीटिंग से एड्रेस करते तो क्या कहते थे, कैसे शुरुआत करते थे? भाइयों, इस तारीख को चुनाव होगा, उसमें आप अपना पंच चुनेंगे। वो पंच दिल्ली में जाके अपना सरपंच चुनेंगे, वो सरपंच कहलाएगा प्रधानमंत्री। ये बात तरीके समझाए जाते थे। लेकिन अब ये एक नया शगुफा शुरू हो गया इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि पहले आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का नाम तय कर दो। अरे कहां होता है? मतलब पहले आप मुझे राकेश कपूर जी अब ऐसा लग रहा ना कि भाई चेहरों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। मैं एक पीएम का चेहरा सामने रख दिया और उसके नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। चेहरों पे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं जी। देखिए, जब जनता तय कर लेती है तो चेहरे वेरे सब एक तरफ हो जाते हैं। 1977 में कौन सा चेहरा था? नहीं तो 2004 में कौन सा चेहरा था?
2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कौन सा चेहरा था? बताइए ना, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। बिल्कुल। 1977 में कौन सा चेहरा था? प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, जगजीवन राम भी थे। इसके बदल में 2014 क्यों नहीं देखा राकेश कपूर जी? बीजेपी नैरेटिव जी, देखिए जनाब, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। एक नया नैरेटिव चला दिया गया है। 2008 या 2003 के चुनाव में दिल्ली में विजय कुमार मल्होत्रा चेहरे थे चीफ मिनिस्टर बीजेपी के, हारे ना शीला दीक्षित के खिलाफ। किस कदर हारे, ये कोई बातें होती, इसका कोई मतलब नहीं होता चेहरे मेरा। जब राजनीति में ये चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चेहरा है, ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा है, ना राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा है। और कांग्रेस जिस चेहरे को बनाने में कामयाब रही है वो चेहरा है आम जनता का, वो चेहरा है किसान का, वो चेहरा है। लेकिन राकेश कपूर जी, आपकी बात से मैं 100% एक तरह से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं पूरी तरह से, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि भाई कांग्रेस सीएम चेहरा ला सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पसोपेश में है राकेश कपूर जी। अब राजस्थान की बात कर लीजिए, गहलोत को लाएं या सचिन को लाएं, मध्य प्रदेश में चले जाइए, यहां पर भाई कमलनाथ को लाएं या फिर सिंधिया को लाएं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में पसोपेश है एक। हाउ डज इट मैटर टू द जनरल पीपल? प्लीज टेल मी। वोटर्स को ये क्या मायने रखता है वोटर का इसके लिए? शिवराज सिंह चेहरा है, शिवराज सिंह कैसा चेहरा है? कैसे चेहरे साबित हुए? या रमन सिंह कैसे चेहरे साबित हुए? वसुंधरा राजे कैसे चेहरे साबित हुई? जरूरी नहीं है। लोकतंत्र में ये आवश्यक है ही नहीं। जो नेता होता है वो अपनी लोकप्रियता खुद पैदा करता है। बिल्कुल, उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं ना हम। वो लोकतंत्र कहां रह गया जिसमें आपने पहला चेहरा कर दिया? वो तो फिर दूसरा फॉर्म हो गया। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रही। मेरा निवेदन सिर्फ ये है, मेरी अर्ज सिर्फ इतनी सी है कि ये जो नया नैरेटिव चल पड़ा है कि पहले चीफ मिनिस्टर बता दो जी कौन होगा, क्यों बता दें? सही। अरे लोग जो है पार्टी को वोट देते हैं, ये तय करेगा इन चुनावों में, ये तय होगा कि पार्टी को वोट मिलेगा या चेहरे को वोट मिलेगा। इसलिए बीजेपी को सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, चुनाव यही तय करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अरुण सावंत जी, क्या वाकई में जिस तरह से राकेश कपूर जी कह रहे हैं कि भाई इस बार ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, जो एक नया ट्रेंड निकल आया था कि भाई चेहरा सामने रखकर 2014 में हमने देखा कि भाई नरेंद्र मोदी को सामने रखकर एक बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, लेकिन राकेश कपूर जी कह रहे हैं कि भाई माहौल अब बदलेगा, ये चुनाव एक तरह से नजीर बनेंगे। जी, राकेश कपूर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं था ना। पार्टी को किसी आदमी का चेहरा सामने रखकर इलेक्शन लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी इलेक्शन लड़ती है और पार्टी को देख के ही वोटिंग होते हैं। 2014 की बात अलग थी। 2014 में भले भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा था, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखकर वोटिंग नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठी एडवर्टाइजिंग, झूठा मार्केटिंग देखकर लोग थोड़े से चूक गए थे वोटिंग में, और उनको लगा था कि सचमुच ऐसा बदलाव आ जाएगा जो आज तक पिछले 60 सालों में कभी हुआ नहीं। लोगों को लगा था कि शायद उनके जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन ऐसे कभी आए नहीं। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। इसके पहले कांग्रेस ने जो किए थे वही अच्छे दिन थे, वो लोगों को अब समझ में आ रहा है। इसलिए लोग अब चेहरा देख के नहीं तो पार्टी और पार्टी का काम देखकर वोटिंग देंगे। ये कपूर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। बिल्कुल राकेश कपूर जी, एक जो इशू है, या यूं कहा जाए कि जो एक ट्रेंड था अभी तक बीजेपी का, और उसी के रास्ते पर एक तरह से कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हम बता दें हमारे साथ एक और खास मेहमान मशकूर उस्मानी, जो कि साबिक सदर हैं तलबा यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मशकूर उस्मानी साहब, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं। दो खास मेहमान पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश कपूर जी हैं और इसके अलावा अरुण सावंत जी हैं, कांग्रेस लीडर हैं। राकेश कपूर जी सीनियर सहाफी हैं। राकेश कपूर जी, मेरा सवाल आपसे यही था
कि इस बार के अगर चुनाव देखे जाएं, क्योंकि 2019 से पहले इन चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल का नाम दिया गया है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इन पांचों राज्यों के चुनाव में जिस तरह से जो बयानबाजियां हुई हैं या जो कैंपेन हुआ है, वो रीजनल इश्यूज को छोड़कर नेशनल लेवल के ही इश्यूज पर फोकस ज्यादा किया गया? हाँ, लेकिन ये खतरनाक बात है इन राज्यों के जहां तक चुनाव का मसला है। लेकिन जो नेशनल इश्यूज हैं वो राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे बेरोजगारी है, जैसे जो मध्य प्रदेश में शिक्षा का मुद्दा बहुत जबरदस्त था, व्यापम घोटाला बहुत जबरदस्त था, उसमें जो है वो बेचारे नौजवान 56 नौजवान ही मारे गए, उसमें किस तरीके से मारे गए इसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। किसानों पर गोली चली, राजस्थान में भी जो है वो पूरे 5 साल ऐसे ही किसानों ने पानी मांगा तो उन्हें लाठियां मिल गई। ये सारी चीजें होती रही। ये जो बद इंतजामी की इंतहा इन 5 सालों में इन तीनों सूबों में जिस हद तक हुई है, उसका गुस्सा लोगों ने 28 नवंबर, 7 दिसंबर और 4 दिसंबर जो जिस दिन भी चुनाव हुए उस दिन जमकर के निकाला होगा। ये साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपका जो असली मुद्दा था जी, असली सवाल था जी, वो शायद ये था कि जो लोगों के मसाइल क्या रहे हैं। देखिए जनाब, आपका इसमें शरीफ मुझे याद नहीं है, मैं अबू हुरैरा हूं, अबू बोल रहा हूं जी। अबू साहब, देखिए असली बात है, चुनाव कौन जीतता है? चुनाव कौन सी पार्टी जीतती है? मैं 2012 में जब राजस्थान में चुनाव हुए थे तब भी गया था, मैं राहुल गांधी की सभाओं में भी गया था, नरेंद्र मोदी की सभाओं में भी गया था जी। वहां एक मुद्दा था नरेंद्र मोदी। 2012 में जब चुनाव हुए थे राजस्थान में कोई वो इशू नहीं था राज्य का, नरेंद्र मोदी को वोट मिला था। 2012 से शुरू हो गया, जब मिलना शुरू हो गया था नरेंद्र मोदी को। इतना जबरदस्त लहर थी नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, आज वो लहर खत्म हो गई है, खत्म हो रही है। और जो चुनाव वही पार्टी जीती, नरेंद्र मोदी ने जनता के मुद्दे उठा लिए थे ना, भ्रष्टाचार हो रहा था, ये हो रहा था, इतने सारे मामले गूंज रहे थे, पाकिस्तान, ये वो सब, तो जनता की बात बोल रहा था नरेंद्र मोदी, इसलिए जनता ने जिताया था। इस चुनाव में कमलनाथ जनता की बात बोला है मध्य प्रदेश में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जनता की आवाज बोले हैं राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दूसरे नेता बोले हैं। तो एजेंडा जो जनता का होता है वही चुनाव में जीतता है और वही पार्टी चुनाव जीतती लेकिन है। लेकिन राकेश कपूर जी, अगर इन 5 राज्यों में आप देखिए, बीजेपी तो फिर मोदी लहर के ही सहारे गई है ना इन 5 राज्यों में का। अब सपना इन्हें छोड़ देना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। बीजेपी में मुझे कोई बीजेपी से कोई वो मुखालफत नहीं है, ना कोई उनसियत है कांग्रेस से। मैं एक बात बताना चाहता हूं जी, और एक बात ये बताना चाहता हूं कि जब बीजेपी ने इसको बहुत हल्के में लिया, कि जब पिछले सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसका जो मैसेज गया वो इतना खतरनाक मैसेज था कि बीजेपी आज तक उसको समझ ही नहीं पा रही है जी। उसको आज तक नहीं समझ पाई है बीजेपी, और ना वो समझना चाहती है। दिक्कत यह है बीजेपी के साथ, जो मैसेज जाना था वो चला गया आम जनता के बीच। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब अपोजिशन लाता है तो उसे पता होता है कि हम सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, सरकार हिलेगी डुलेगी नहीं, हम सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं उसको, उन लोगों को जिन्होंने इस सरकार को हुकूमत में काबिज किया है, उसमें कामयाब रहे विपक्षी दल। ये बात बीजेपी को समझनी चाहिए। जो वो समझना नहीं चाहते हैं, वो अपनी ही रॉ में रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन हिंदुस्तान बिल्कुल हम इस पर और चर्चा करेंगे। मशकूर उस्मानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कपूर जी का कहना है कि भाई मोदी लहर अब ठहरने लगी है या पहले जैसी लहर नहीं रही मोदी जी की। इस पर हम चर्चा करेंगे और सिर्फ 5 मिनट और रह गए। 5 मिनट के बाद गिनती शुरू होगी और सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने नाजरीन तक